बाइक, स्कूटी, गाड़ी, घर, बंगला आपके पास है, वो डिवाइड हो गई है और हैव नॉट। और हैव नॉट पूरा आदमी वो भी कैसे देखता है, दूसरे आदमी को जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा और मैं भी इतना यूज करूंगा रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज कैसे करूंगा, ऐसा नहीं करना होता है। एक था इसका कुछ वाह 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 वाह, बस वाह कहीं बच्चा पता होगा भैया, नहीं पता होगा, लेक्चर देख रहे हैं हम और नहीं तो क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक मैं आपको टेबल दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी, इस टेबल को घोट के पीछे स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। जितनी कॉलोनीज है उसके अपने अपने पार्ट्स हैं, तो जो पार्ट आते हैं वो उस कॉलोनी के अंदर आते हैं, उसको रोज बनाते हैं ना, और हम इसको रिन्यू कर रहे हैं बार-बार। तो ये तरीके से क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। हमने साइन किया था कि हम क्या करेंगे, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, जो कि आज के टाइम में कोई नहीं कर रहा है। चेंज ऐसा करेगी खुद के लेवल पे, छोटे लेवल पे शुरू होता है ना कुछ भी काम, जब आप फ्लोइंग ऐसे करते हो, ऐसे साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज, इससे क्या होता है, वाटर के इंडिया के पास जितने भी मिनरल्स है उसके पास जितना भी एरिया है, तो जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये सारा किसके अंदर आता है, नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेशन ओन करता है, फॉरेस्ट सारे नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। तो 200 नॉटिकल माइल्स है, तो यहां तक हमारी इंडिया की शिप चली है, बढ़िया, यहां से हम कुछ भी कर सकते हैं काम। लेकिन यहां पे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो गई है, इंटरनेशनल बॉडी प्रॉपर्टी हो गई है, और यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको तो साल में 2 बार राबी क्रॉप्स के लिए भी और खरीफ क्रॉप्स के लिए भी 2 बार उगा देता हूं। डेवलप्ड रिसोर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, विलिंगनेस टू यूज है, और हम अभी यूज भी कर पा रहे हैं उसमें। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स एंड राइस, रीजन कौन-कौन से में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स को, फिर प्लानिंग और स्ट्रक्चर करते हैं। तो यार स्वागत है आप सभी का ट्रू फॉर्म के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को वन शॉट में पढ़ेंगे, और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर बहुत ही आसान सा, चिन्नू सा, मुन्नू सा, अच्छा सा टॉपिक है, और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यह भी पता होना चाहिए आपकी डेली लाइफ में, आप भी तो यार एक ह्यूमन रिसोर्स ही हो ना, कि आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना है, और कैसे नेशन को डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लागू करना चाहिए, और कहां-कहां सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, ये भी तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। पढ़ाई खाली आपके टेक्स्ट बुक्स के लिए थोड़ी होती है, पढ़ाई आप अपने ओवरऑल लाइफ में कैसे, बाहर की दुनिया में कैसे क्या चल रहा है वो जानने के लिए भी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त हो जाए किए। तो सबसे पहले व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ भी जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, 3 पॉइंट्स को वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। बस क्या कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। कुछ भी चीज जो हमें एनवायरनमेंट में मिलती है और वो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, प्रोवाइडेड 3 चीजें, क्या, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी हो उसको निकालने के लिए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मान लो एक तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल, जैसे मान लो हम सोना निकालने गए, अब हमने सोना निकाला, हमारे पास क्रेन ही नहीं है, क्रेन ही नहीं है माइनिंग करने के लिए, ठीक है, और तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल ही नहीं है, तो हम क्या सोना निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अभी जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माइक यूज कर रहा हूँ, अब मान लो मेरे को आप तक ये वीडियो पहुंचानी है, मेरे पास माइक की फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल ही नहीं है, तो क्या ये मेरे लिए रिसोर्स हुई, नहीं हुई। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल। अब जैसे मैंने सोने का एग्जांपल लिया, मान लो आप निकालने गए सोना, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप सोना निकालने गए, आपने माइनिंग करी, सोना निकाला, माइनिंग करने के बाद आपने वर्कर्स लगाए, आपने इक्विपमेंट्स लगाए, सब कर कराने के बाद आपने सोना निकाला, मान लो कितने का, आपने सोना निकाला 50,000 का, कितने का, 50,000 का। लेकिन आपकी जो मैन पावर लग गई है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग गई है, जो आपका उस एरिया में जाने की कॉस्ट लग गई है, ये सब मिला के आपके 2 लाख रुपए लग गए हैं। तो 2 लाख रुपए लगा के आपके पास 50,000 रुपए का सोना आया है, तो क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है, नहीं है, तो क्या हम इसे रिसोर्स कहेंगे उस एरिया के सोने को, नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसी वाली बात है। और तीसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लो आप ये एग्जांपल लेता हूं, आपने सोना निकाला माइनिंग करके, 50,000 का सोना निकाला, मान लो आपके 10,000 रुपए भी लगे उसको निकालने के लिए, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो सोने को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, उसके लिए सोने की वैल्यू मतलब इट्स लाइक सोने की वैल्यू लोहे के बराबर है। मान लो 10,000 का आपने सोना, मान लो 50,000 का आपको लगता है आपने 50,000 का सोना निकाला है, लेकिन कल्चर उसे मानता ही नहीं है कि वो 50,000 का है, वो 5 रुपए का मानता है उसे। तो अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो क्या वो रिसोर्स होगा, नहीं। तो जो इन 3 चीजों को सेटिस्फाई करता है उसी को हम रिसोर्स कह सकते हैं। ओके, आया समझ। अब एक और स्लाइड आती है आपके एनसीईआरटी में, क्या है वो, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा सा बच्चों को क्या है ना, समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, लेकिन आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना अच्छे से। और क्या, अच्छा, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अच्छा हमने क्या लिखा था रिसोर्स की डेफिनेशन, जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि और जानवर लोगों को कोई मतलब नहीं है अलग अलग रिसोर्सेज यूज करने का, उनको खाली रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शेल्टर चाहिए, और खाली ह्यूमन चाहिए जिनको 100 तरीके की बीमारी है कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ह्यूमन कैसे निकालेगा रिसोर्स को, उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सबसे पहले वो एनवायरनमेंट में जाएगा कि यार फिजिकल एनवायरनमेंट में, नेचर हम बोरो तो चीजें नेचर से ही करते हैं ना, और नेचर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इतने फ्लड्स आ चुके हैं हिमाचल और उत्तराखंड में इस टाइम पे, 36 तो पुल गिर चुके हैं। आप क्यों इतना टेंशन में हो, क्योंकि हम कर ही ऐसा रहे हैं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, क्या कहें, छोड़ो। तो
ह्यूमंस का कहाँ जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के पास जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं कि तुम्हारे पास रिसोर्स है, हम उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उपयोग तो हम करेंगे नहीं। अच्छा, अब नेचर कहते हैं यार रिसोर्स तो है, तो हम कहते हैं हम उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और टेक्नोलॉजी बनाने के बाद हम इंस्टीट्यूशंस यानी कि फैक्ट्रियां लगा के उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे। समझ आया? तो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप समझ आई, नेचर की, टेक्नोलॉजी की, इंस्टीट्यूशन की और ह्यूमन की। आई समझ? बिल्कुल आई भैया, ऐसी क्या बात है, सब समझ आ जाता है हमें। अच्छा, तो अब ये बताओ चैप्टर में पढ़ने के क्या वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, किस किस तरीके के किस किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ज्योग्राफी में तो क्लासिफिकेशन ही क्लासिफिकेशन, आज तक आप पढ़ते हैं 4 तरीके के क्लासिफिकेशन होंगे, उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन होंगे जो हमारे दिमाग की दही करते हैं। नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, आपको खुद मजा आएगा उनको पढ़ने में। ओके ओके ओके। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, एजेंडा 21 क्या है, रियो डी जेनेरो समिट क्या हुई थी, फिर रिसोर्स प्लानिंग समझेंगे हम। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि कैसे हमें रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारे भी काम आए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए। अच्छा, फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है क्या? हाँ यार, फ्यूचर वाले के बारे में भी सोचना होता है। लैंड रिसोर्सेज क्या है ये पढ़ना है, लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है रिसोर्सेज का वो समझना है, लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में वो समझना है, बहुत कुछ समझना है। अगर आप समझ नहीं रहे हो तो फिर आपको पढ़ने का फायदा ही है, समझना ही तो है असली चीज। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव मेथड्स क्या होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, हमने लैंड को डिग्रेड कर दिया तो यार आप बचाओ भी तो सही, खराब तो तुमने कर दिया, सही भी तो करो। तो कंजर्वेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, फिर सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे जो कि सबसे बड़ा और सबसे मेजर टॉपिक है आपका, और यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ओ माय गॉड, 5 नंबर का क्वेश्चन सुन के हमारे कान खुले के खुले रह गए। अच्छा, आंखें भी खुले की खुली रह जानी चाहिए जब पढ़ रहे होगे, और कान तो खुले के खुले रहने ही चाहिए जब समझ रहे होगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेटिव मेथड। उसके बाद थैंक यू करके टाटा बाय बाय करके हम भी चले जाएंगे अपने घर, और आप भी चले जाना अपने घर। भैया हम दोनों तो घर ही में, हाँ सॉरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। बढ़िया सा आपने भैया डायग्राम बना रखा है, अब बता दो कौन कौन सी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहां से वो ओरिजिनेट होते हैं, वो नेचर में कहां पे पाए जाते हैं, वो बायोटिक है या अबायोटिक है, अभी अगली स्लाइड में पढ़ लें अच्छे से। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी? एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो दोबारा से एग्जॉस्ट क्या हो जाता है। जैसे मैंने मान लो ये पानी में पीते रहा, फिर मेरे बाहर जो क्या कहते हैं पानी का घड़ा रखा है मैंने, उससे भी पानी पीते रहा, तो अब ये जो पानी था आज के लिए वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, वो रिसोर्स क्या हो गई, खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गया। तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं कि उनको दोबारा से पाया जा सकता है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगी, और अगर एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी तो वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की, ओनरशिप तो यार सबसे ज्यादा ईगो है आदमी में, तो वो तो सारी चीजों ओन ही करना चाहता है। तो रिसोर्स हम 4 तरीके से मतलब लोग किस तरीके से ओन कर सकते हैं, 4 तरीके की ओनरशिप चीजें हैं। एक है इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जो बाइक, स्कूटी, गाड़ी, घर, बंगला आपके पास है, वो आपका क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। एक होता है कम्युनिटी का ओन रिसोर्स, ये सब यही बता दोगे, अगली स्लाइड में क्या बताओगे, अरे बता देंगे उधर भी, यही समझ लो ना क्या दिक्कत है। ठीक है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे पार्क वार्क हो गया, ये आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ जाता है। अभी दोबारा पढ़ा लेंगे, रिवीजन भी तो चलता रहेगा, साथ में रिवीजन हो जाता है और क्या भैया। और नेशन का रिसोर्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट एरिया होता है, कुछ फॉरेस्ट एरिया को, तो जो वो फॉरेस्ट एरिया होता है वो नेशनल रिसोर्स के अंडर आता है। जब भी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट करना होता है या फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करनी होती है या बिल्डिंग सेटअप करनी होती है, तो फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया जाता है। और जैसे जो आपने देखा होगा जो कैनाल्स का कैनाल मतलब जो रोड के साइड में कैनाल देखी होंगी ना, अगर आप बड़े सिटी में नहीं है, अगर आप थोड़े से टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कैनाल्स बहते हैं रोडों की साइड में, तो वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो कैनाल कितनी देर तक, अगर आपका घर कैनाल के जो रूट है उसके बीच में आ रहा है तो वो घर पहले तोड़ा जाएगा। तो ये सब नेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। जो हमारे कोस्टल एरिया में 20 नॉटिकल माइल्स तक हम पानी है वो हमारे अंदर आता है, तो वो नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, इंटरनेशनल जो यूएन के अंडर आते हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर रिसोर्सेज आते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। पानी हो गया, थोड़ा बहुत मिलिट्री हो गया, बहुत सारी चीजें आती है। आगे पढ़ेंगे यार, आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चौथा कैटेगरी की आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है बच्चों को, तो इसलिए 2 स्लाइड अलग से बना रखी है। और क्या, अच्छा दिक्कत आती है तो यहाँ पे नहीं बताओगे, अगली स्लाइड में बताओगे। हाँ यार, दिक्कत आती है तो आराम से बताएंगे ना, और क्या। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ ओरिजिन पे क्या क्या बताया मैंने, एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है एबायोटिक रिसोर्स। कौन कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का क्या मतलब बोला था भैया आपने, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, या बायोस्फीयर यानी नेचर,
जो 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 चीजें हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं और उनमें प्राण होते हैं, यानी कि उनमें वो लिविंग चीजें होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? बायोटिक रिसोर्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, कह कि आंसू दिला दोगे तुम यार, लेकिन फिर भी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो कि एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो उनके लिए एनिमल्स भी क्या हो गए? एक तरीके से रिसोर्स ही हो गए। लेकिन जैसे हम दूध पीते हैं, जैसे हम वुलन कपड़े पहनते हैं, तो हम एनिमल्स को एज अ रिसोर्स, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी यूज कर ही रहे हैं, तो ये क्या हो गए? एक तरीके से क्या हो गए? इनमें इनमें लाइफ है, इनमें लाइफ है, प्लांट्स में भी लाइफ है, आपको पता ही है। साइंस के स्टूडेंट हो, किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना कि प्लांट में लाइफ नहीं होती है भैया? होती है ना, होती है ना, हाँ ठीक है। तो जितने भी चीजें बायोस्फीयर में अवेलेबल हैं और वो हमारी और वो लिविंग थिंग्स हैं और वो हम एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो किसमें आ जाती है? बायोटिक कैटेगरी में। किसमें आ जाती है? बायोटिक की कैटेगरी में। अच्छा, ये सारी कैटेगरीज आपके दिमाग में इसलिए भी रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, या फिर ज्यादा के हो जाएंगे इस बार, पता नहीं, तो जो वो एमसीक्यूज आते हैं उनमें ये कैटेगरी पूछ लेता है कि यार ये बताओ प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बताओ एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, पानी कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पूछ लेगा या एग्जॉस्टिबिलिटी पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पता होगा भैया, नहीं पता होगा? लेक्चर देख रहे हैं हम, और नहीं तो क्या। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, यानी नेचर में प्रेजेंट होगा लेकिन नॉन लिविंग होगा, उनमें प्राण नहीं होगा। ओके, लाइक एयर एंड वाटर। लाइक एयर एंड वाटर, यहाँ पे बढ़िया सा क्या कहते हैं, रिवर का पानी बह रहा है जिसमें हम प्लास्टिक डाल देते हैं। अरे यार भैया, आज आप मतलब डांटते ही रहोगे क्या? यार मत करा करो ना ऐसा, मत करा करो, जो करते हैं वो मत करा करो। बाहर अगर कभी घूमने जाते हो हिल साइड एरिया पे, तो बढ़िया ट्रैकिंग करने जाते हो, ट्रैकिंग करो, क्या प्लास्टिक ये करेंगे, प्लास्टिक लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ लोग लिटल भी कर लेते हैं, वो तो मत ही किया करें, बालक जन है आप अभी। ठीक है, ओके भैया, समझ आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज, आपने क्या बताए थे? दो कैटेगरी के हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं भैया? बता दो फटाफट, क्या होते हैं? द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एक दूसरा टर्म क्या हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए? रिप्लेनिशेबल, जिसको हम दोबारा से पैदा कर सकते हैं। किस किस मेथड से? या तो हम उसे फिजिकली पैदा कर लें रिसोर्स को, या केमिकली कर लें, या मैकेनिकली कर लें, तो वो क्या हो जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सूर्य देवता है, मेरे मुंह पे अभी रोशनी भी मार रहे हैं, मेरी भी कहते हैं लेक्चर बनाने में मदद कर रहे हैं, लोगों की भी मदद करते हैं, और एक तरीके से ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो अवेलेबल है ही ना, हमेशा हर टाइम हमें सनलाइट तो अवेलेबल है ही। तो जो सनलाइट है उसको हम, जैसे आपने देखा होगा आजकल, मैंने अपने घर में भी लगवा रखा है, मतलब पापा ने लगवा रखा है, ऑब्वियसली मैंने नहीं, लेकिन हमारे घर में भी लग रखा है सोलर पैनल। आप में से भी बहुत लोगों ने अपने घरों में आजकल लगवा रखा होगा। तो सोलर पैनल क्या करता है? रोज सनलाइट लेता है और बिजली बनाता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? रोज सन आता है ना, और हम इसको रिन्यू कर पा रहे हैं बार बार, तो ये तरीके से क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। विंड एनर्जी हो गई, हवा चलती है, तो उसके लिए क्या चलती है? विंड मिल्स चलती है, टर्बाइंस, विंड मिल्स देखिए सबने, रोडों के बगल में कभी ना कभी तो देखी होंगी, नहीं देखी है तो एक बार आप फोटो देख लेना इनकी। तो जब हवा चलती है तो वो ऐसे हुप, 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 ऐसे चलती रहती है विंड मिल्स। तो उनसे क्या, जब वो ऐसे घूम रही है, जो रोटेशनल पुल होता है विंड का, उसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी जनरेट हो रही है। तो वो भी क्या हो गई? एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। अच्छा भैया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो जाएंगे फिर? द रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन। जो रिसोर्सेज को सैकड़ों साल लग जाते हैं, सैकड़ों यानी कि मतलब मोर देन 100-200 ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यहाँ तो मिलियंस लिखा है, कुछ रिसोर्सेज को मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म होने में, दोबारा मतलब उनको रिन्यू होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। यार मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अगर कोई चीज दोबारा फॉर्म हो रही है तो हम उसे काउंट थोड़ी करेंगे कि वो फॉर्म हो रही है। फिर वो हम उसको एक्सेस थोड़ी कर पाएंगे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, क्या पता हम ही ना रहे। भैया जैसे लक्षण दिख रहे हैं हमारे और क्लाइमेट के, मेरे को तो लग रहा है हम 100 साल में ही मर जाएंगे। हाँ, मेरे को भी लगता है, सही रहा यार। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो कुछ जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कोल हो गया, ये क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि इनको रिप्लेनिश होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आ गया भैया समझ? नेक्स्ट चलो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, भैया मेरे को लैम्बोर्गिनी ओन करनी है। हाँ अच्छा, लैम्बोर्गिनी ओन करनी है, ओके, गुड एम्बिशन, ओके। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आते हैं आपके, और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दो और आते हैं, अगली स्लाइड में होगा ना। हाँ, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं आपके? दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, लाइक प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, अदर प्रॉपर्टीज हो गया, जो भी आप पैसा कमाने के बाद
खरीद सकते हो अपने आप के लिए, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स में आ गया। इतना सिंपल सी बात है। ये जैसे आपका घर हो गया, ये घर के आगे आपके कपड़े हो गए, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। ये मान लो ये खेत हो गया, ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। यहाँ पे मान लो गाड़ी होती है, वो भी आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। ये आपकी सब इसमें आ गई इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। लाइक बरियल ग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए। पब्लिक पार्क्स और पिकनिक स्पॉट तो आपको पता ही है। जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं इंडिया गेट घूमने जा रहा हूँ, तो एक पब्लिक एरिया है, सबके अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा ओन तो खैर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती होगी ना, हाँ शायद। लेकिन जो जैसे जो म्यूनिसिपल के अंडर आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर मेनली जो पार्क्स होते हैं, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी पार्क है, और जितनी भी कॉलोनीज हैं उसके अपने अपने पार्क्स हैं। तो जो पार्क आते हैं वो उस कॉलोनी के अंदर आते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और जैसे जो बरियल ग्राउंड हो गया, जहाँ पे हमें आपको मरने के बाद मतलब जो भी जिस भी रिलीजन का है, किसी को जलाया जाएगा, किसी को दफनाया जाएगा, तो वो एरिया भी किसके अंडर आता है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स होता है। ओके भैया, मरने की बात भी कर दी, बताओ क्या करें? ट्रूथ ऑफ लाइफ है, क्या करें? ट्रूथ ऑफ लाइफ है। ओके, तो अगला क्या आता है? नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ये भी किसके अंडर आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? ऑल द रिसोर्सेज, कलर चेंज कर लें, ओके, ऑल द रिसोर्सेज व्हिच बिलोंग टू नेशन बट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो भी हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर आता है, जैसे जो इंडिया है उसकी जो टेरिटरी है उसके अंदर आता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम क्या कह देते हैं? नेचुरल रिसोर्स। उसको क्या कह देते हैं हम? नेचुरल रिसोर्स। ओके भैया, आपने तो पाकिस्तान भी ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशंस अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 22 किलोमीटर, किसके अंदर आता है? नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। यानी कि इंडिया के पास जितने भी मिनरल्स है, उसके पास जितना भी एरिया है, तो जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये सारा किसके अंदर आता है? नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। और वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक, कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर बॉडी है हमारे नीचे क्या है? इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है? अरे बता दो, अरेबियन सी है। नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हम कहीं भी जाएं, तो वो पानी से हमें कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, फिश माइनिंग करनी है, कुछ भी करना है, ऑयल माइनिंग करनी है, तो वो सब हमारे अपना रिसोर्स है, हमारा रिसोर्स है। दूसरा अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हम 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स नहीं बोलते, 200 किलोमीटर तक भी हम परमिशन के साथ, थोड़ी बहुत परमिशन के साथ यूएन की, हम वहां तक भी क्या कर सकते हैं? वहां से भी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होगा? रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सच रिसोर्सेज। यानी कि जहां तक है, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो क्लेम करती हैं कि उसका है, लेकिन अंटार्कटिका पे एज सच रिसर्च सेंटर्स बनाने की परमिशन है, लेकिन अंटार्कटिका ऐसा शायद जहां तक है इंटरनेशनल रिसोर्स ही है। अगर किसी को और ज्यादा जानना है तो वो आप गूगल भी कर सकते हो। लेकिन एग्जांपल यहाँ पे जो दे रखा है एनसीईआरटी में, वो क्या है? जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला पानी का एरिया है, जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला पानी का एरिया है, वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और वो आपका कोई भी कंट्री उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती। वो डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉडी के अंडर आता है। वो किसके अंदर आता है? डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉडी के अंडर आता है, और उसे निकालना एक पनिशेबल ऑफेंस है विदाउट परमिशन। तो जितने भी हीरे मोती जवाहरात हैं, ये आपके नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेशन ओन करता है। फॉरेस्ट सारे नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। आपका ये जो भी है डैम्स वगैरह, ये भी नेशनल रिसोर्स में, समझ आएगा ना? ठीक है, बढ़िया फोटो वोटो लगा के सही रहता है। अच्छा, मान लो ये 200 नॉटिकल माइल्स है, तो यहाँ तक हमारी इंडिया की शिप चल रही है, बढ़िया, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं काम। लेकिन यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो गई है, इंटरनेशनल बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई है, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यार एक बात बताओ भैया, जैसे इंडिया के बगल में तो यहाँ पे श्रीलंका भी है, तो आपके 200 नॉटिकल माइल्स में तो ये श्रीलंका भी आता है। तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक पैक्ट साइन कर लेते हैं, मतलब एक पैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसमें हम सारी जो दो कंट्रीज हैं वो सारी चीजें रेगुलेट करती है कि यहाँ तक इधर के रिसोर्सेज मैं यूज कर लूंगा, इधर के रिसोर्सेज तुम यूज कर लेना, ऐसा। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं? ये तो आपने बता ही दिया हमें, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व्ड रिसोर्सेज। अच्छा भैया, आपने ये वहां पे हमको थोड़ा सा झलक तक नहीं दी। ओके, तो मैं दे रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना 3 या 4 नंबर का। ओके, अच्छा, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? या तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, तुम अभी भी 95% ला सकते हो, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। यानी कि अगर आपको पोटेंशियल है कि आप कुछ कर सकते हो,
लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। यानी कि रिसोर्सेज हमने फाउंड तो कर लिए हैं एक रीजन में, हमें पता भी है उनमें पोटेंशियल है कि वो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज, लेकिन अभी तक हमने उन्हें यूटिलाइज किया नहीं है, किया नहीं है। और क्या आते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर सबसे ज्यादा यूज्ड रिसोर्सेज यही होते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं डेवलप्ड रिसोर्स। अच्छा, जो डेफिनेशन आती है इसकी लिख लो, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड और जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नोन है और आर बीइंग यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज, और डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फीजिबिलिटी। ठीक है। और स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but humans do not have the appropriate technology to access these are called stock resources. Stock resources क्या है? अब पोटेंशियल और स्टॉक में आपका दिमाग की हिल रही होगी, दिमाग की, है ना? तो इनमें डिफरेंस क्या है भैया, ये बताओ। स्टॉक रिसोर्सेज क्या है? उनमें पोटेंशियल तो है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, उनमें पोटेंशियल भी है, बस हम यूटिलाइज कर नहीं रहे, उन्हें कर नहीं रहे। रिजर्व क्या है? रिजर्व आर द is a subset of stock resources which can be put into the use of in the help of existing technical with the help of existing technical know-how, but their use is not started। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे सेव कर रहे हैं, तो वो आपके रिजर्व्स में आ जाते हैं। तो अगर आप इस 3 कॉलम्स को भर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है या नहीं, ये बताओ, है या नहीं भैया? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। विलिंगनेस टू यूज है, वो भी है। आर वी एबल टू यूज इट? नहीं, हम यूज कर नहीं पा रहे हैं अभी। डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, विलिंगनेस टू यूज है, और हम अभी यूज भी कर पा रहे हैं उसमें। स्टॉक रिसोर्सेज का क्या है? अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है भैया, इसका टिक टिक क्रॉस, टिक 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 क्रॉस। और विलिंगनेस टू यूज है, क्या हम चाह रहे हैं उन्हें यूज करना? हाँ। आर वी एबल टू यूज देम? नहीं। रिजर्व रिसोर्सेज क्या है? टेक्नोलॉजी है, विलिंगनेस टू यूज, अभी हम विलिंगनेस नहीं है, और अभी हम विलिंगनेस नहीं है तो यूज कर भी नहीं पा रहे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओ माय गॉड, ये तो भैया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लग रहा है। हाँ, लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे और हम कितनी गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ये भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो शुरुआत कहां होती है इस टॉपिक की? रिसोर्सेज आर वाइटल, इतना तो सबको पता है। वाइटल का मतलब पता है? वाइटल का मतलब होता है दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, लिखा भी है। रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम तो फिर वही हो गए ना, हंटर गैदरर ही हो गए हम। तो ह्यूमंस के लिए रिसोर्सेज आर नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। और खासकर अब जब हम इतना कंफर्ट लाइफ जीने लगे हैं, तब तो हमारे लिए रिसोर्सेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बिजली ना मिले, अगर हमें कुक्ड खाना ना मिले, हमें और कौन सी चीज हो गई, गद्दा ना मिले, ये सारी चीजें रिसोर्सेज ही तो हैं। तो रिसोर्सेज क्या हो गई है हमारे लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के बहुत ही नेसेसरी हो गई है। अर्लियर बिलीव क्या था कि जो रिसोर्सेज हैं, और अभी भी बहुत लोगों का बिलीव है बाय द वे, रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। भगवान ने हमें रिसोर्सेज दे रखे हैं, दबा के यूज करो, दबा के पैसा कमाओ और दबा के फूको। होगा क्या उससे? ना सेटिस्फैक्शन मिलता है पैसा उतना ज्यादा फूकने से, क्योंकि सब फूका जा रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बाय द वे। ठीक है, तो रिसोर्सेज को लोग क्या मानते हैं? पैसा आ जाए बस, उसके बाद क्या है? सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हम जितना यूज करना चाहेंगे, जिस तरीके से दुनिया की ऐसी की तैसी करना चाहेंगे, उस तरीके से करेंगे। अभी भी बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन कह तो रखा है इसमें अर्लियर बिलीफ है, क्या पता आप लोगों का बिलीफ भी चेंज हो गया हो। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या था पहले और अभी भी हो रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से क्या होता है? लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने लगी। अभी भी बहुत ज्यादा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स होने लग गया है। पेट्रोलियम, डीजल, ये बहुत ज्यादा कम होने लग गया है। हमें किसी भी चीज को अब इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा एक्सटेंसिव माइनिंग करनी पड़ती है, तो टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यूअर इंडिविजुअल्स। और रिमेंबर दिस, जो पूरी वर्ल्ड का मैं एग्जैक्ट आपको अगर स्क्रीनशॉट मिल सकेगा तो वो भी दूंगा, जो पूरी वर्ल्ड का वेल्थ है, जो पूरी वर्ल्ड की वेल्थ है, वो जो टॉप के मतलब जो पूरी दुनिया में पैसा है, वो जो पैसा है वो पूरा पैसा 50 से 60% पैसा टॉप 4 से 5% लोगों के हाथ में है। और टॉप 4 से 5% लोगों के हाथ में तो वो क्या कर रहे हैं? वो टॉप 4 से 5% लोग क्या कर रहे हैं? और ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, और ज्यादा रिसोर्सेज
का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जेबों में पैसा भर रहे हैं और वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यूअर इंडिविजुअल्स, नाम ले लूं, इलॉन चाचा जो हैं बहुत बड़े वाले हैं, है ना, टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यूअर इंडिविजुअल्स क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। थोड़ा बहुत और अगर आप पढ़ोगे इस चीज में तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कुछ हाथों में हो गया है सोसाइटीज में, और वो कैसे डिवाइड हो गई है, हैव्स और हैव नॉट। और हैव नॉट जो पूरा आदमी है वो भी कैसे देखता है दूसरे आदमी को जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा और मैं भी इतना ही यूज करूंगा रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसा नहीं करना होता है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन ही करना पड़े। अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई है, और इकोलॉजिकल क्राइसिस अभी के टाइम पे भी चल रही है। क्या, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे पॉइंट्स याद करने के लिए भी हैं और समझने के लिए भी। ठीक है, तो नीड ऑफ द आर क्या है, नीड ऑफ द आर का क्या मतलब होता है, ये एक इंग्लिश का कोट है। नीड ऑफ द आर का क्या मतलब होता है, इस समय की मांग क्या है, समय क्या कह रहा है कि क्या करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ फ्यूअर इंडिविजुअल्स के हाथ में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो एक्सप्लॉइटेशन ही करेंगे रिसोर्सेज का और कुछ नहीं करेंगे। सस्टेन, अगर हमें सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और ग्लोबल पीस चाहिए तो हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना ही पड़ेगा। ओके भैया, और वार्निंग क्या दी जा रही है, वार्निंग क्या दी जा रही है, इफ प्रेजेंट ट्रेंड डिप्लीशन कंटिन्यूज फ्यूचर प्लेनेट इज इन डेंजर। जो कि मैंने आपको बोल ही दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितना हमारा टेम्परेचर राइज करने लग गया, आपको दिख रहा है हर साल 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जा रहा है, 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जा रहा है, दैट इज ह्यूज नंबर, दैट इज ह्यूज नंबर। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खुद ही ह्यूमंस विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रॉय द प्लेनेट बाय देयर ओन, खुद ही बर्बाद कर देंगे। लेकिन सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, क्या है, रिसोर्स प्लानिंग है, जो कि एसेंशियल हो गई है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है वो अभी हम अगले वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये जरूरी हो गया क्या, क्यों, क्योंकि हमें सस्टेन करना है अगर एग्जिस्टेंस को ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब यार इंसान ही नहीं है ना, पेड़ चिड़िया पौधे पशु पक्षी और लोग भी हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ हम ही है। अच्छा, पार्ट ऑफ, तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आता है ना। ओके भैया, आज तो आप बिल्कुल खतरनाक ही मूड में लग रहे हो, क्या कर रहे हैं बस थोड़े बहुत। तो अब हम पढ़ लें, क्या पढ़ लें हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी बुक में कॉलम में बना के दे रखा है, अगर आप बुक खोल रखी है किसी ने तो वैसे ही मैंने आपको कॉलम में ही आपको दे दिया है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन आ जाती है और आई जाती है, मतलब हर 2 साल में आ जाती है और 2 नंबर की यूजुअली आ जाती है, याद कर लो इसे अच्छे से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्या बोल दिया भैया इस डेफिनेशन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आज मतलब डेवलपमेंट तो हमें करना है, दैट इज गुड एंड दैट इज नेसेसरी, बट आज का जो डेवलपमेंट होगा वो बिना एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, इतना रहे उनके लिए भी, ऐसा दिमाग में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। इसी तरीके के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके भैया, आया समझ, आया समझ, आया समझ। अच्छा, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए एक समिट हुई थी। समिट क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 1992 में, जिसका हमारे बुक में जिक्र है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। कब थी, 1992 में। इसका ये सब, इन सब में से किसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुई थी, जून 1992 में, और इसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट करे थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जैसे अभी पेरिस में भी हुआ था ना अभी कुछ टाइम पहले क्लाइमेट चेंज को लेके समिट, वैसे ही 1992 में पहली बार रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्री के हेड्स आए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एक अर्थ समिट बुलाई गई थी, और इस अर्थ समिट का पर्पस क्या था, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। कि हम यार एक अर्जेंसी आ गई है, हमें दुनिया को बचाने के लिए, हम ही ने बर्बाद किया ना, तो हमें दुनिया को बचाने के लिए कुछ सर्टेन मेजर्स लेने पड़ेंगे आज के टाइम पे। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन एनवायरमेंट को बचाते हुए। द assembled leaders signed the declaration of global climate change and biological diversity। तो जितने भी कंट्री के हेड्स थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से रेगुलेट किया था
उन्होंने सबने साइन किया था कि हम क्या करेंगे, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, जो कि आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा है। और ट्रंप भाई साहब तो अलग ही लगे हुए हैं, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या और इंडस्ट्री स्टेब्लिश करके। ओके ओके, अमेरिका ग्रेट बनाओगे तुम दुनिया को बर्बाद खत्म करके। द रियो कॉन्फ्रेंस एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। क्या किस चीज की बात हुई इसमें यार, हंसने मजाक की बात अलग है, सीरियसनेस की बात अलग है। और एक बात ये भी है कि इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड में आते हैं, वो भी करना है साथ में, ठीक है। समझते रहना है, हर चीज करनी है, लेकिन याद भी रखना है। याद कैसे करोगे? RRR रिवीजन से। किससे? RRR रिवीजन से। एक बार लेक्चर देखने के बाद थोड़ा 15-20 मिनट रिवीजन कर लेना, एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लेना, और एक बार उठने के बाद रिवीजन कर लेना। ओके, तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया और एजेंडा 21 बनाया गया। अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना, उसी के लिए एजेंडा 21 बनाया गया था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो एजेंडा 21 क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है, इसको यहां पे कर लेता हूं मैं। ओके, ये भी आता है क्वेश्चन, इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और आता ही आता है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है? इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये वो डिक्लेरेशन है जो इस यहाँ पे बात की गई थी, जिसके बारे में, ये वो डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया है लीडर्स के द्वारा 1992 में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED में, which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims, यहां से देखो क्या बात करता है, it aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest. किस चीज के बारे में बात करता है ये? पॉवर्टी के बारे में, एनवायरमेंटल डैमेज को सही करने के बारे में, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, और एक हमारे सारे देशों के प्रति एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट को बचाने के लिए, उसके लिए बात करता है ये। वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, कि जो हर एक लोकल गवर्नमेंट है शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21, यानी कि हर एक छोटी गवर्नमेंट का, मतलब जैसे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना, तो जो जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, तो और फिर उसके बाद ये आपकी जिला परिषद, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, ये आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है एजेंडा 21 की हर एक लोकल स्टेट का और हर एक लोकल म्युनिसिपल बॉडी का खुद का एक एजेंडा 21 हो, कि वो अगले 21st सेंचुरी तक क्या चेंज ऐसा करेगी खुद के लेवल पे, छोटे लेवल पे शुरू होता है ना कुछ भी काम, कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉसिबल कर पाए टिल द 21st सेंचुरी। अच्छा भैया आ गया समझ। कहाँ है रियो डी जेनेरियो? कभी यार पैसा आ जाए आपके पास, मेरे पास, किसी के भी पास, तो यहाँ घूमने जरूर जाना, बड़ी प्यारी जगह है। रियो डी जेनेरियो है, ये जगह है ब्राजील में। ये ऐसा इसका कुछ, वाह 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 वाह, बस वाह कहें एक बार, क्या जगह है, मजा आ गया। तो ये है आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जगह। अब आते हैं फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पढ़ा था ना अभी ठीक पीछे, जब हैव्स एंड हैव नॉट्स में ग्रीडी पीपल के हाथ में आ जाएंगी चीजें, ये पढ़ा था। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज, बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है वो देख रहे हैं अब हम। अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजी होता है ना, स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को सबसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ओके, और इंपॉर्टेंस क्या है इन इंडिया, मतलब हम तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं ना चीजों को। रिसोर्स प्लानिंग का एनॉर्मस डाइवर्सिटी है इंडिया में इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो इंडिया में रिसोर्सेज आपके कोस्टल एरियाज में, साउथ में मिलते हैं, वो आपके सेंट्रल में नहीं मिलते हैं। जो नदर्न प्लेन्स में मिलते हैं वो आपके ईस्टर्न कोस्ट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपका जो वेस्ट में मिलता है गुजरात में, वो बाकी इंडिया में नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में जो मिलता है वो और जगह नहीं मिलता है। तो इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। और अगर हम इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारी नीड तो वो मैच करेगा ही करेगा, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो काम आएगा। इसलिए रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। अच्छा, उसमें क्या है, रीजनल सिचुएशंस है। सम रीजन, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, सम रीजन्स आर रिच इन सम रिसोर्सेज एंड अदर्स आर डेफिशिएंट। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी तो,
अब यार एक बात बताओ, जो कोस्टल एरिया में रिसोर्स है उसकी जरूरत की सेंट्रल इंडिया के लोगों को नहीं है क्या? क्या नदर्न प्लेन को नहीं है? जो नदर्न प्लेन में खाना उग रहा है, जो पंजाब में खाना उग रहा है, उसकी जरूरत सेंट्रल इंडिया को नहीं है क्या? कोस्टल इंडिया को नहीं है क्या? बाकी कंट्रियों को नहीं है क्या? तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे ढंग से, तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिसोर्सेज का? अच्छा, क्योंकि कुछ रीजन तो कुछ चीजों के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बाकी तो नहीं है। जैसे राजस्थान में जितने भी पानी से रिलेटेड काम है, उसको पानी तो अदर अदर इंडिया से बोरो ही करना पड़ेगा ना। तो कुछ जगह पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज है, तो उनको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, क्या है? जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश का जो एरिया हो गया, इनमें क्या है? रिच इन मिनरल्स एंड कोल्ड डिपॉजिट्स हैं, लेकिन बाकी कंट्री में उतने ज्यादा मिनरल्स और कोल्ड डिपॉजिट्स नहीं है। तो बाकी कंट्री में क्या करना पड़ता है? इस जगह से बाकी पूरी कंट्री में सप्लाई करना पड़ता है इनका। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या? अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, पानी पानी होता है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कंपनीज को इधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करने के लिए आना पड़ेगा। राजस्थान में क्या है? बहुत ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी है। अच्छा, इनफैक्ट जो आपका थार डेजर्ट है ना, हाँ थार डेजर्ट है, उसमें थार नहीं है, सहारा डेजर्ट है, सहारा है, गलत बोला। हाँ, तो इनफैक्ट जो सहारा डेजर्ट है उस है, नहीं नहीं, राजस्थान में थार डेजर्ट है ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे वही तो मैंने पहले थार बोला, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं? नाइन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, नाइन इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इनफैक्ट जो राजस्थान है, राजस्थान का थार डेजर्ट है, उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितना बड़ा सोलर पैनल लग सकता है, उसका सबसे बड़ा सोलर पैनल राजस्थान में लगा हुआ है। तो राजस्थान में क्या है? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अबंडेंस में यूज है, और लेकिन क्या है? लैक इन वाटर रिसोर्सेज, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। लद्दाख है, रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट वाटर डेफिशिएंट है। फिर से वाटर डेफिशिएंट कैसे? ग्लेशियर्स है भैया वहां, तो भाई जो अवेलेबिलिटी ऑफ पानी है वो बहुत कम है वहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी, लेकिन लद्दाख जैसे कुछ जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कैसे डेवलप करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्लानिंग में आ जाता है। क्योंकि आप जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से आप नदर्न प्लेन्स में डेवलप कर रहे हो, उस तरीके से ऐसे हिली एरियाज में नहीं कर सकते हो, ये तो सब कोलैप्स हो जाता है, जैसे कि हो भी रहा है। नीड, अच्छा उसके बाद क्या आ जाता है? नीड क्या है? बैलेंस करना रिसोर्सेज का नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, तभी जाके असल मायने में रिसोर्स प्लानिंग का कुछ फायदा होगा। अच्छा, रिसोर्स, अब आ जाते हैं 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? सबसे पहले क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स को, फिर प्लानिंग और स्ट्रक्चर करते हैं, फिर क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट आता है। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या आ जाता है भैया? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री। पहले कुछ लोगों को हमने इलेक्ट कर रखा है ना, वोट देते हो ना, तो कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काम देती है कि आइडेंटिफाई करो कि जो इंडिया है उसमें कौन कौन किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिर बढ़िया तरीके से उनकी इन्वेंटरी बनाई जाती है कि कैसे कैसे उन रिसोर्सेज को हम ऑब्टेन करेंगे। सर्वेइंग की जाती है, मैपिंग की जाती है, हर साल नहीं तो हर 5 साल में, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कि कौन सा रिसोर्स कितना रेडिली अवेलेबल है, एस्टिमेशन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है हर एक रिसोर्स का। फिर क्या किया जाता है? अच्छा, आप अपने लेवल पे भी कुछ ऐसे रिसोर्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मतलब क्या है? ये एक तरीके से चीज ही होगी ना, आपको किसी भी चीज को अगर आप एज अ रिसोर्स किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, तो उसकी पहले सर्विंग करो, मैपिंग करो, कितना वो अवेलेबल है उसको चेक करो, तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इसे देख सकते हो। दूसरा क्या आ जाता है? इन्वॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। आपने देख तो लिया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे अवेलेबल हैं, मेजरमेंट भी कर लिया आपने कि कितना अवेलेबल है। फिर क्या करोगे आप? इन्वॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उस रिसोर्स को रेडिली यूज में लाने के लिए, लोग ताकि उसे यूज कर पाए। अब जैसे यूरेनियम है, उस यूरेनियम को आदमी डायरेक्टली तो यूज नहीं करेगा ना, अपने फोन में की चिप्स में यूज करेगा, और चीज यूरेनियम को क्यों यूज करेगा फोन की चिप्स में? मतलब जैसे सिलिकन है, उसको क्या कहते हैं? फोन की चिप्स में यूज करेगा। यूरेनियम है वो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करेगा। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप्स लगाने पड़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्लानिंग और स्ट्रक्चर। आपका जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो क्या है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि जो आपने हर एक रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान किया है,
अब उसको दोबारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा जो नेशन का इस बार का मतलब नेशन सोचेगा ये कि पूरा पूरा जो हमें नेशनल डेवलपमेंट करना है इस साल का, वो उससे कैसे मैच कर रहा है हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, ये हमें देखना पड़ता है। तो ये है आपकी क्या है 3 स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। फिर अगला टॉपिक क्या आ जाता है भैया, वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कैसे कैसे रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं एनवायरमेंट में और लिमिटेशंस क्या हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर रीजनल डेवलपमेंट। लिमिटेशंस क्या आ जाती है, मोर होगा ये, मोर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, मोर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज इट नीड्स टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी हमारे पास, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी एप्रोप्रिएट, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद करो एकदम पहली स्लाइड में, व्हाट इज रिसोर्स में क्या पढ़ा था, 3 पॉइंट्स। रिसोर्स आर एनीथिंग विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास एप्रोप्रिएट, तो कनेक्ट करते रहे चलना। अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उस टाइम पीरियड के लिए, उस रिसोर्स को निकालने के लिए, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम सही से इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो रिसोर्स हमारे किसी काम का नहीं है। तो रीजनल सिचुएशन क्या है इंडिया में, रिसोर्सेज रिच इंडिया है, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें क्या है उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, जैसे कि आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो गया, लाइक गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, यहाँ पे उतने ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास इकोनॉमिकल, ये क्या इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन है, ये मतलब जितना भी रिसोर्स इनके पास अवेलेबल है उससे बिल्कुल जूस निकाल लेते हैं उसका, क्या करते हैं बिल्कुल जूस निकाल लेते हैं उसका। अच्छा, रीजन ऑफ सच सिचुएशन क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है रिसोर्स रिच एरियाज में, जो कि हिंडर करता है ग्रोथ को, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अच्छा, सबसे बड़ा रिसोर्स है क्या, क्या कौन सा है, मैंने आपको क्या बोला था, ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमारे पास हमारा इंसानी दिमाग अगर जितना ज्यादा डेवलप होगा, उतने ही ज्यादा, जितना ज्यादा हम क्रिएटिव होंगे, इनोवेशन तो इंडिया के लोग बिल्कुल भूल ही गए हैं, है ना। तो जितना ज्यादा हम इनोवेटिव होंगे, उतना ज्यादा ही हम टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और इंस्टीट्यूशन सेटअप कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे, उतने ही अच्छी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो रिसोर्सेज पुअर रीजन्स हैं, उनमें भी हम मतलब जैसे जैसे आप जापान का केस ले लो ना, जापान का केस ले लो, उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना तगड़ा है कि उसने उतने लिमिटेड रिसोर्सेज से भी, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मतलब 100 तरीके की परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स इतना तगड़ा है कि उन्होंने अपने देश को कितना कितना आगे ले गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। दूसरा क्या है, जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है हमारा, colonizers exploited resources rich colonies, जैसे जो ब्रिटिशर्स आए। अब झूठ वाली तो कोई बात नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज तो ब्रिटिशर्स ने अपने एक्सप्लॉइटेशन के, अपने यूज के लिए निकाल लिए थे इंडिया से, ड्यू टू हायर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर कॉलोनीज। तो ये आता है आपके इस टॉपिक में। अच्छा, अब महात्मा गांधी तो कुछ ना कुछ, इतने बड़े हस्ती हैं तो कुछ ना कुछ तो वो रिसोर्सेज के बारे में भी बोलेंगे अपने टाइम पे। महात्मा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। महात्मा गांधी जी का क्या व्यू था रिसोर्सेज के लिए, ये आपको एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या देयर इज, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं रिसोर्सेज के लिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब हमारे, और कितना प्यारा सेंटेंस बोल के गए क्या, कि अगर हर आदमी, नेचर के पास इतना है ना कि आप बस उसको एक्सप्लॉइट मत करो, तो उसके पास सबकी नीड के लिए जितना जितना जरूरत होना चाहिए। अब जेट में अगर आप फ्लाई करोगे, प्राइवेट जेट में, तो इतना तो नेचर नहीं झेल पाएगी ना इतने लोगों का जेट में फ्लाई करना। लेकिन आप अगर कमर्शियल एयरप्लेन में चल रहे हो, आप नॉर्मल इकोनॉमी बिजनेस क्लास में चल रहे हो, तो इतना नेचर के पास है कि वो उतना झेल लेगी तुम्हें। तो क्या कह रहे हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ग्रीडी तुम कितना हो जाओ, तुम एक्सप्लॉइट ही करते रहो रिसोर्सेज को, कोई उसका अंत नहीं है। तो इसका रूट कॉज क्या है डिप्लीशन का, ग्रीडीनेस एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। क्या है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपने बना ली वर्किंग क्लास से ही काम करवा के, है ना, जो अमीर लोग हैं वर्किंग क्लास से ही काम करवा के आपने इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी बना ली। अब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और एक्सप्लॉइट करने में, क्या करने में, और एक्सप्लॉइट करने में, अगेंस्ट मास प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, जितनी जरूरत भी नहीं है। जैसे आप कार्स का एग्जांपल ले लो, जितनी ज्यादा कार्स की जरूरत है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा हो सकता है कि इतनी ज्यादा कार्स की जरूरत ही नहीं ना पड़े, लेकिन क्योंकि ग्रीड है लोगों का, एक सेल्फ प्राइड की चीज हो जाती है कोई भी चीज ओन करना,
तो उसकी वजह से भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब कार बनाने में भी ह्यूमन रिसोर्स तो लग ही रहा है ना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, वो जो पार्ट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, धरती से ही आ रहे हैं भैया। फेवर्ड प्रोडक्शन बाय द मासेस, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से, और रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा हमने, क्या कहते हैं अलग अलग रीजन्स में रिसोर्स प्लानिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्या किया गया। At the international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time in a more systemic way in 1968. डेट पूछ लेता है कभी कभी। पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ था, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई थी एक सिस्टमैटिक वे में। सब्सिक्वेंटली मतलब ठीक उसके बाद 1974 में गांधी जी की फिलॉसफी एक और बार मतलब गांधी जी ने एक और फिलॉसफी दी उनकी बुक में, जो कि है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कम में ही ज्यादा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Berland Commission report in 1987। उसके बाद क्या हुआ था, एक बर्लिन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। रिपोर्ट क्या कहती है कि रिपोर्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन, अच्छा किसके लिए यूज, मतलब क्या बताती है ये रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताती है, जो कि बाद में रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में भी बताती है, जो कि पब्लिश हुई थी बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बर्लिन कमीशन रिपोर्ट में। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट, जो कि आपने पढ़ा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये सारा हमने क्या पढ़ा, क्या क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए गए पुराने टाइम पे 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम चलते बिल्कुल एक अलग टॉपिक में, अलग मतलब है तो रिसोर्सेज ही, लेकिन अब हम इन जनरल रिसोर्सेज को छोड़ के स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे आ रहे हैं। क्या कौन से रिसोर्स पे आ रहे हैं, सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज पे। कौन से रिसोर्सेज पे, लैंड रिसोर्सेज पे। लैंड रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्या है, मतलब सबसे ज्यादा लोग किसके प्रति पागल हैं कि ये प्लॉट ले लिया है मैंने, ये बंगला ले लिया है मैंने, 3 BHK खरीद लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो लैंड इज, क्योंकि यार रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड ही चाहिए, और लैंड ही सबसे ज्यादा विजिबल रिसोर्स जो एनवायरनमेंट में हमें दिखता है वो क्या है, लैंड रिसोर्स है। बाकी चीज तो कहीं ना कहीं कुछ जो रिसोर्सेज है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाते हैं, लेकिन एक लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो आप आंख खोलोगे तो खटाक आंख खोली और क्या दिख रहा है सामने, लैंड। तो सबसे बड़ा रिसोर्स यही है। फंक्शंस ऑफ लैंड क्या क्या है, सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। आगे बढ़ गए क्या हम, सॉरी यहाँ पे आए, ठीक है। सपोर्ट क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन को, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। कहाँ रह रहे हो, कहाँ पे रह के बात कर रहे हो मेरे से, मतलब सुन रहे हो, बात कहाँ कर रहे हो, थोड़ा बहुत बात भी करता रहो यार मुझसे। प्रोवाइड्स बेस फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, बेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, नेचर ऑफ लैंड क्या है, इट इज अ एसेट फॉर ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये लाइन आप यूज करके आए, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। क्या है लैंड, क्या है, एक रिसोर्स है ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। इंडिया है, टेरिटरी तो कन्फाइड ही है ना, इतनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, आधे से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10-20% लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, मतलब लोगों के पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है रहने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बहुत ही लिमिटेड लैंड है हमारे पास, क्या है, और लिमिटेड लैंड, इसको हम अंग्रेजी में एक अच्छे तरीके से कैसे कह रहे हैं कि जो लैंड एक एसेट तो है, नो डाउट। एसेट का क्या मतलब होता है, जो हमारे काम आ रहा है, एसेट है, लेकिन क्या है, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट है, उतना ही है, थोड़ा सा ही अवेलेबल है। क्या कहते हैं उसे, इनफाइनाइटली अवेलेबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर इनफाइनाइटली अवेलेबल है तो वैसे वो भी नहीं, जब तक हम ओशन का पानी अच्छे से यूज ना कर पाए। तो ये आपको समझ आया ना, लेकिन तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का रिसोर्स है, तो इसके लिए अच्छा फाइनाइट मैग्नीट्यूड का, इसलिए हमें क्या करना है, नीड्स केयरफुल प्लानिंग फॉर यूसेज। अगर हम ऐसे अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, जो कि आ भी जाती है। इंडियाज लैंड अंडर रिलीफ फीचर्स। इंडिया का जो लैंड है वो कैसे
कैसे कैसे डिवाइडेड है कैटेगरीज में। जो हमारा 43% लैंड है इंडिया का, वो प्लेन एरिया है। क्या है? प्लेन एरिया है, जो कि अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। 30% माउंटेन एरिया है, जो हिमाचल, आपका हिमाचल का एरिया हो गया, उत्तराखंड का एरिया हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी हो गया, आपका हरियाणा का कुछ एरिया हो गया, लद्दाख का एरिया हो गया, और कौन सा एरिया हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ आसाम हो गया। तो ये सारा एरिया किसमें आ जाता है? माउंटेन एरिया में, जो कि इंश्योर करता है पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। यहीं से तो सारी नदियों का उद्गम स्थान होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी ग्लेशियर वाली रिवर्स है वो सारी यहीं से, मतलब जितनी भी हाँ ग्लेशियर रिवर्स है वो सारी अभी माउंटेनियस रीजन से ही बहती है ना। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। सारा हमारा टूरिज्म सेक्टर ही आधा से ज्यादा कहाँ बेस्ड है? कहाँ कहाँ जाते हो ट्रैकिंग करने? कहाँ जाते हो? माउंटेन्स पे ही जाते हो ना। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और यही एरिया क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। और इसी एरिया में अगर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रहा तो पूरे इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाती है। फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, पानी की दिक्कत हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर 27% प्लेट्यू का रीजन है, जो कि रिच है रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स में और फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, आया समझ? ये टॉपिक आया समझ लैंड रिसोर्सेज का। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब भैया कि लैंड किस किस तरीके से अवेलेबल है और हम उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो 5 तरीके का लैंड होता है। एक होता है आपके फॉरेस्ट लैंड, एक होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, तीसरा आता है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फिर चौथा आता है आपका फैलो लैंड, और पांचवा आता है आपका नेट जोन एरिया। ये आपका डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछते कि आप 5 बताओ, लेकिन स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि फैलो लैंड का क्या मतलब होता है, नेट जोन एरिया का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉरेस्ट तो सबको पता ही है। फॉरेस्ट में भी किसी को कुछ बताने की जरूरत है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं? हाँ नहीं भैया, फॉरेस्ट इतना सुन लिया, बहुत पता है। अच्छा, अब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में क्या आ जाता है? बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। हाँ, तो किस किस तरीके के लैंड अवेलेबल होते हैं? एक तो फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट एक तरीके का लैंड है। दूसरा क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें 2 तरीके के लैंड्स आते हैं। किस तरीके के लैंड्स आते हैं? 2 तरीके के लैंड्स आते हैं। एक तो हो गए बैरन और वेस्ट लैंड, जो बंजर पड़े हैं या फिर वेस्ट लैंड है। दूसरे कौन से होते हैं? लैंड पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। यानी कि जो कल अभी क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई। हाँ, तो एक तरीके का लैंड तो बैरन लैंड हो गया, जिसमें कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है, और दूसरा जहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज है वहां पे भी तो कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो ये किसमें आ जाएगा? लैंड नॉट अवेलेबल अंडर कल्टीवेशन। दूसरा क्या है, मतलब तीसरा क्या है? तीसरा तरीके का लैंड कौन से है अवेलेबल? जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ये अभी ये पार्ट आप हटा दो, अभी मैं नीचे फैलो लैंड आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा इसे। क्या है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। मतलब इसके अलावा, मतलब ये जो सेकंड में हमने बताया, उसके अलावा कौन सा लैंड नॉट अवेलेबल अंडर कल्टीवेशन है? वो कौन सा है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। मतलब जो चारा खिलाने के लिए गायों को, भैंसों को और बकरियों को यूज होता है, और जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है वो क्या कहते हैं? अनकल्टिवेटेड लैंड है। और क्या है? लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। यानी कि जो ऐसी सड़कों पे क्या कहते हैं पेड़ लगे रहते हैं ना, जो फॉरेस्ट के अंडर नहीं आते, या फिर ऐसी साइड में कहीं पे पेड़ लगे हैं, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है बेसिकली। ग्रूव्स है, झाड़ है। ग्रूव्स का क्या मतलब होता है? झाड़ है। तो ये भी क्या अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। मान लो मैं किसान था, मैं क्या कहते हैं खेत को जोता करता था, लेकिन अब मेरे पास पैसा आ गया, मान लो मैं यूट्यूबर बन गया, ठीक है, मैं यूट्यूबर बन गया और मेरे पास पैसा वैसा आ गया, फिर मैं उस लैंड को भूल गया, अभी मैंने उसमें कुछ बनाया भी नहीं है, अब वो वैसे ही छोड़ा हुआ है 5 साल से ऊपर तक, तो वो क्या आ गया? कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आ गया है, जो 5 साल से ज्यादा छोड़ दिया गया है, जिसमें खेती नहीं की गई है। खेती होती थी लेकिन खेती नहीं की गई है 5 साल से ज्यादा तक। फिर आ जाते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड में क्या होते हैं? 2 आते हैं, एक होता है करंट फैलो और एक होता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड कौन सा होता है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वंस और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब वो क्या कहते हैं, एक मान लो ये लैंड है, अब इसमें कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन क्या हुआ है, इसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक, 1 साल से कम तक इसमें कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई है, तो उसको हम करंट फैलो की कैटेगरी में डाल दें कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है लेकिन अभी 1 साल या कुछ महीनों से नहीं हुई है, मतलब 8-9 महीनों से नहीं हुई है, तो ये आ जाएगा आपका करंट फैलो में। अदर देन करंट फैलो में क्या आएगा? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स। मान लो मैं किसान हूं, अब इस साल क्या हुआ, मेरे जो भी मैंने मान लो बैंक से मैंने लोन लिया था, उससे क्या कहते हैं मैंने सीड्स वीड उगाई थी, ली थी, और मैंने अपना खेत जोता था। खेत जोतने के बाद क्या हुआ,
पैसा बन गया, ठीक ठाक पैसा बन गया, लेकिन इतना पैसा नहीं आया कि मैं दोबारा उसी पैसे से एक और सीजन की क्रॉप बो सकूं। तो मेरे को दोबारा से लोन चाहिए। अब लोन ने बैंक ने इस साल उतने मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन दिया नहीं, तो मैंने 1 साल के लिए वेट किया या 2 साल के लिए वेट किया। तो 2 साल तक ये लैंड कैसा पड़ा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था बिना एग्रीकल्चर के। या फिर क्या एग्जांपल हो सकता है इसका कि मान लो मैं खाली राबी की क्रॉप ही उगाना चाहता हूँ, मेरे को खारिफ की क्रॉप नहीं उगानी है, तो और मैं 1 साल कुछ और काम कर रहा था, इसलिए वो 1-1.5 साल तक लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये किसमें आ जाएगा, अदर देन करंट फैलो में आ जाएगा। फिर आता है आपका नेट सोन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना। जैसे मान लो ये एक मैंने लैंड बना दिया, ठीक है, ये लैंड है सॉरी। अब इस लैंड में मान लो ये आपका 4 हेक्टेयर का लैंड है और ये आपका 6 हेक्टेयर का लैंड है, ये टोटल मेरा 10 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है, टोटल मेरा 10 हेक्टेयर का लैंड है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास वाटर जो है, वाटर रिसोर्सेज इतने हैं कि मैं ये जो आपका 6 हेक्टेयर का लैंड है, इसको तो साल में 2 बार राबी क्रॉप्स के लिए भी और खारिफ क्रॉप्स के लिए भी 2 बार उगा देता हूँ। 2 बार इसमें मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म कर देता हूँ। लेकिन इस 4 हेक्टेयर के लैंड में मेरे पास उतना पानी नहीं है, तो जब जब बारिश होती है सिर्फ एक ही टाइम साल में मैं इसमें भी क्या करता हूँ, वो कुछ भी चीज उगाता हूँ। तो सिर्फ अगर एक साल में एक बार क्या लिखा है, नेट सोन एरिया क्या है, द फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ लैंड ऑन क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मतलब अगर मैं साल में एक बार किसी भी लैंड को मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं तो उसको नेट सोन एरिया में हम डाल देते हैं। लेकिन साल में अगर मैं एक से ज्यादा बार किसी लैंड में, जैसे जो 6 हेक्टेयर का लैंड है, इसमें एक से ज्यादा बार मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, ये आ जाता है किसी कैटेगरी में, ये आ जाता है आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया में। किसमें आ जाता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया में। मोर देन वंस एग्रीकल्चरल ईयर किसमें आ जाता है, आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया में। आ गया सबको समझ? तो आप देख लें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, देख लें। हाँ भैया बिल्कुल देख लेते हैं। अच्छा, तो जो ये टॉपिक है ना, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, की इंडिया में लैंड कैसे मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है, नेट जोन एरिया है, वो कैसे डाइवर्सिफाइड है, वो बताया जा रहा है इस टॉपिक में। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है ना, वो हमें ये देखना होगा, वो 2 चीजों से डिटरमाइन होता है। एक होता है फिजिकल फैक्टर्स और एक होता है ह्यूमन फैक्टर्स। अब यार फिजिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है, टोपोलॉजी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। अब मान लो आपका नदन बेल्ट है, तो यहाँ पे क्या है, नदन बेल्ट में क्या होगा, ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल है, सॉइल टाइप उसको फेवर करता है। फॉरेस्ट लैंड कम होगा। वही मध्य प्रदेश साइड में, आपका आसाम साइड में फॉरेस्ट लैंड ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, तो उस उधर अलग टाइप की क्रॉप्स उगेंगी। दूसरा क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी, जैसे दिल्ली जैसा एरिया हो गया, गुड़गांव जैसा एरिया हो गया, आपको मुंबई जैसा एरिया हो गया, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो ह्यूमन फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि लैंड यूज पैटर्न कैसा होगा। टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है, और क्या डिफाइन करते हैं, अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस। अच्छा, अब एक ही आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, चार्ट दे रखा है। चार्ट को क्या हमें चार्ट जाना है भैया? नहीं, चार्ट को चार्ट नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, तो इस चार्ट में क्या बताया गया है, एक 19 सॉरी कलर चेंज करते हैं, 1960 से लेके 1961 का डेटा है 1 साल का, और 1 साल का डेटा है ये 2014 से लेके 2015 का डेटा। अब ये डेटा सिर्फ 93% लैंड का है पूरे इंडिया की। अब उतना ही सर्वे हो पाया, इसलिए 93% का एरिया है। क्या था, देखो जैसे 1960 से 1961 में जो आपका ग्रीन एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट करता है आपका नेट जोन एरिया को। तो जो आपका नेट जोन एरिया था वो पहले 1960 से 1961 में 46% था, लेकिन आपका जो आपका नेट जोन एरिया है वो आपका 2014-15 में वो ये आपका हाँ वो 45.5% हो गया। वैसे आप अलग अलग चीजें, अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं। आप बुक से भी देख लेना आप एक बार, या फिर इस पीडीएफ से देख लेना। ज्यादातर क्वेश्चन से नहीं बनते हैं, अगर आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं हुई तो एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, तो किस्मत अच्छी नहीं अच्छी हो उसके लिए भी रेडी रहना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसे ग्राफ रीडिंग तो आती होगी सबको, आती है ना? हाँ ये आती है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कितना है अपना, जिसमें लैंड है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें हमें खाली 93% एरिया का, जैसे मैंने आपको बताया, अवेलेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जैसे जो आपका अक्साई चिन्ह वाला एरिया हो गया, वो चाइना उसकी इंफॉर्मेशन देता नहीं है, इंडिया भी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट आसाम का एरिया हो गया, जेएनके का एरिया हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया होगा, यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सर्वे हो नहीं पाता, इसलिए हमारे पास कितना 93% लैंड का ही हमारे पास कितना क्या है, डेटा अवेलेबल है। अच्छा, और किस टाइप के लैंड अवेलेबल है, जैसे परमानेंट पास्चर लैंड हो गया, वो क्या, अच्छा ये जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया ना, इसमें जो परमानेंट पास्चर लैंड है वो क्या दिखाया हमें, 50-60 सालों में क्या किया है, वो डिक्रीज किया है। क्यों डिक्रीज किया है?
पास्चर लैंड क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग ज्यादा गाय भैंस वगैरह रखते नहीं है, वो कल्चर थोड़ा कम हो गया है। कल्चरली अभी देखा ना हमने, कल्चर और ट्रेडिशन भी इफेक्ट करते हैं लैंड यूज पैटर्न को। तो और अगर लोग रखते भी हैं तो आप क्या करते हैं, वो भूसा क्या कहते हैं अपने घर ही में स्टोर कर लेते हैं, भूसा जो है अपने घर ही में स्टोर कर लेते हैं। तो इसलिए पास्चर लैंड डिक्रीज हो गया है। जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो पुअर क्वालिटी का हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, वो भी क्या कहते हैं पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। नेट जोन एरिया तो आपको मतलब ये वही हो गया, नेट जोन एरिया का जो पंजाब हरियाणा का एरिया है उसमें 80% से ज्यादा एरिया नेट जोन एरिया के अंडर आता है। लेकिन आपको वही आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह में 10% से भी कम है नेट जोन एरिया। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही वैसी है। अब मणिपुर, मिजोरम वगैरह में बारिश इतनी होती है कि आप चीजें उगा ही नहीं सकते, तो नेट जोन एरिया अपने आप कम हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो ऊपर हेडिंग दी है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर से कितनी ज्यादा इफेक्ट होती है ये हमें बताया गया इस टॉपिक में। ओके सर, आगे बताओ भैया। फॉरेस्ट, वेस्टलैंड और डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट एरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की, किसी भी कंट्री के पास 33% जो एरिया होना चाहिए उसका फॉरेस्ट एरिया के अंडर होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है, 23 to 24% एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंडर है, फॉरेस्ट कवर के अंडर है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, जो जैसे जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है उसका जो बैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा मतलब रेगुलेशन में नहीं रहता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके वेस्टलैंड, रॉकी, एरिड और डेजर्टेड एरिया, जहां पे वेस्टलैंड ज्यादा पाए जाते हैं। लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जैसे रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़े तो अब हम देख रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे का क्या मतलब होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, और उसके फिर कंजर्वेटिव मेथड पढ़ेंगे कि लैंड को डिग्रेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, बचाना जरूरी है, मतलब हाँ बिल्कुल जरूरी है। लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, अभी पढ़ा ना? हाँ भैया बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, तो लैंड डिग्रेडेशन और कॉजेज क्या है इसके? लैंड इज शेयर्ड विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 90% ऑफ बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग कहां से आती है? आपकी लैंड से आती है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कॉज एंड एक्सेलरेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होने लगी। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो लैंड है वो बहुत ज्यादा कम फर्टाइल होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, लैंड डिग्रेड होते जा रहा है, उसकी क्वालिटी घटती जा रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन आपको पता है जो पेड़ काट दिया, पेड़ कहते हैं इंडस्ट्रीज के लिए और अपने ह्यूमन सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काट दिए जाते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओवरग्रेजिंग, जो अभी पास्चर लैंड वगैरह में बताया, जो गाय वायों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, कहीं भी वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, लैंड खराब हो जाता है। माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज तो लैंड की ऐसी तैसी करती हैं। फिर जैसे ये हो गया, ये किसी पिक्चर है आपकी डिफॉरेस्टेशन की, ये ओवर ग्रेजिंग की, ये ओवर माइनिंग की, ये ओवर इरिगेशन की, ये आपका किसकी है? ये आपकी किसकी है? ये आपकी मतलब अनहाइजीनिक वाटर को ऐसी वाटर बॉडीज में डाल देने की। तो स्टेट एंड कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है आपकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जिसकी वजह से सीवियर डिफॉरेस्टेशन होता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग आपकी बहुत ज्यादा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश साइड। ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग, सेलिनिटी लूज कर लेता है आपका, मतलब अब जहाँ पे पानी ज्यादा अवेलेबल है वो ओवर इरिगेशन कर देते हैं, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि जो लैंड होता है वो अपने फर्टिलिटी लूज कर देता है ओवर इरिगेशन की वजह से। ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है? जहाँ पे पानी ज्यादा अवेलेबल होगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे आपके लाइमस्टोन, कैलाइट और सुपरस्टोन हो गया, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। क्यों होता है लैंड डिग्रेड? क्योंकि ये डस्ट जनरेट करता है और रिड्यूसेस वाटर इनफिल्ट्रेशन, और जो आपके इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं वाटर में जो ऐसे बहा दिए जाते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। ये सारे क्या हैं? कॉजेज हैं। क्या है? कॉजेज हैं लैंड डिग्रेड होने के। अब कॉजेज हैं तो उनको उनके कंजर्वेटिव मेथड्स भी होंगे जिनका हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ और ज्यादा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, एक चेक होना चाहिए ग्रेजिंग के ऊपर। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट्स देखे ना, तो वो प्लांट से साइड में लगाना। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, मतलब जो कॉज है उसी को सही करने के लिए उसको कंट्रोल्ड वे में अगर आप करो तो वो क्या हो जाता है, आपके कंजर्वेटिव मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है भैया, जैसे ये हो गया एफॉरेस्टेशन हो गया, ये कंट्रोल आपका ओवर ग्रेजिंग हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका माइनिंग को रेगुलेशन में करना हो गया। ठीक है भैया, अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग पे, जो कि है सॉइल एज अ रिसोर्स। हमने अभी क्या पढ़ा? पहले रिसोर्सेज इन जनरल पढ़ा, फिर रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा, फिर लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा। अब हम सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल एज अ रिसोर्स।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स में क्या है, सॉइल पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब ये अपने आप को रिप्लेनिश कर सकता है, दोबारा से सॉइल अपने आप को सही कर सकता है और दोबारा से सॉइल बन सकता है। अच्छा, फंक्शंस क्या है सॉइल के, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। खाना कैसे खाओगे भाई, सॉइल ही अच्छा नहीं होगा तो। अभी एक बात बताऊं, इसी के बाद आने वाले हैं वो 6 टाइप के। अरे सॉइल्स, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, अच्छे से पढ़ो फिर इस टॉपिक को। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है और फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑल्दो रिन्यूएबल है, लेकिन बहुत साल लेती है, कुछ कुछ सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल रिन्यू करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये वैसा ही हो गया ना, हाँ वैसा ही हो गया, मतलब केयर के साथ यूज करना है। अच्छा, फैक्टर्स क्या है सॉइल फॉर्मेशन के, रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक्स, बेड रॉक्स, क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से सॉइल वेरी करेगा, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, मतलब कितना टाइम लगाया उस सॉइल को वहां पे आने में, फोर्सेस ऑफ नेचर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मेशन क्या है, कैसा टेम्परेचर है उस जगह का, उस हिसाब से सॉइल वेरी करता है, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स, इन सारी चीजों पे क्या करता है सॉइल, सॉइल क्या करता है, These are the forces of nature contributing to formation of soil। ऐसे इन चीजों की वजह से सॉइल फॉर्म होता है। दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके सॉइल के, एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। ओके भैया, अभी आप अपने आप ऊपर करो और ये बताओ ये क्या है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। किस किस बेसिस पे होता है क्लासिफाई सॉइल इंडिया में, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पे, किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये क्लासिफिकेशन याद रखना, कलर की बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई होता है कोई भी सॉइल इंडिया में। ओके, आज दोबारा नीचे साइड में, अब सॉइल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। सबसे नीचे क्या होता है आपका, अनवेदर्ड या बेड, पेरेंट बेड रॉक, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, उसके बाद क्या होता है, सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड स्टिल क्ले टाइप का जो सॉइल होता है वो यहाँ पे होता है, और जो टॉप सॉइल होता है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, टॉप सॉइल, वो सबसे ऊपर रहता है। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, आगे आता है अब आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सच एज कलर, टेक्सचर, थिकनेस, एज, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये 6 टाइप के आपके सॉइल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है, और उसके बाद रिवीजन के लिए एक बेहतरीन सा मैंने आपके लिए टेबुलर फॉर्म में वो बना रखा है इन सब का, मतलब इन सारे सॉइल को एक ही टेबल में समराइज कर दिया है, उसको आप ले लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना, मजा ही आ जाएगा, चुम्बेश्वरी हो जाएगा काम बिल्कुल, ठीक है। तो कौन कौन से सॉइल्स हैं, एक है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये आपके 6 टाइप के सॉइल्स हैं, एक एक करके समझ ले। अच्छा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। इंडिया में जो आपका प्लेट्यू का रीजन है, यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ये जो आपका एलुवियल सॉइल है, जो आपका एरिड सॉइल है, वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। अभी स्पेसिफिकली भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका रेड से डिनोट हो रखा है, ये एरिया, ये क्या है आपका, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल है। आपका लेटराइट सॉइल, यहाँ पे ये कोस्टल एरियाज में आपका क्या प्रेजेंट है, लेटराइट सॉइल। और बचा क्या आपका एलुवियल सॉइल, नदर्न बेल्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। और आपका जो ये आपका माउंटेनियस रीजन है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम वगैरह के रीजन्स, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट सॉइल अवेलेबल है। क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल क्या है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। जैसे जो पहाड़ होता है, उस जब उससे नदियों से पानी बहता है, जो यहाँ पे नदियों के पानी से साइड में जो सॉइल डिपॉजिट होता है, जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, वो कौन सा सॉइल होता है आपका, एलुवियल सॉइल, फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड क्ले बाय रिवर्स। वही जितने भी आपके जो मेजर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन होते हैं, रिवर बेसिन क्या होते हैं, जो रिवर के साइड में एरिया होता है, वो उनको हम रिवर बेसिन कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, और डेल्टास पे भी, डेल्टास यानी कि डेल्टास क्लास 9 ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, छोड़ो, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। जो जब सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो पता होगा तुम लोगों को। तो जो डेल्टास होते हैं, डेल्टास क्या होते हैं, जब पानी अपने ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज से होके ओशन में मिल रहा होता है, उसके जो जस्ट पहले वाला एरिया होता है, वो जो जब ओशन में जा ही रहा होता है, उसके जो जस्ट पहले वाला एरिया होता है, जो कि बहुत फर्टाइल एरिया होता है, वो डेल्टा का एरिया होता है। तो एक डेल्टा के रीजन में, और दूसरा आपके रिवर बेसिन में क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और क्या 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 ये पूरा याद होना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। रिच इन पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, और वेरी फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तभी तो यार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी इस पे। सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी इसमें क्या उगती है, ये सारी वेजिटेबल्स इसमें उगती हैं, वेजिटेबल या फिर क्या कहें ग्रेन्स।
रेन्स और वेजिटेबल्स क्लासिफाइड इनटू, अच्छा दो दो इसकी सब कैटेगरीज आती है, एक होती है आपका खादर और दूसरा होती है आपकी भांगर। खादर आप खाद से याद रखो, आपको अगर किसी को अच्छे से हिंदी आती है तो खाद का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना खाद डाल दे किसी, मतलब कोई भी आप जैसे मान लो फ्लावर वगैरह लाए होगे तो उसमें क्या कहते हैं, पानी वानी डालने से पहले कहते हैं थोड़ी खाद डाल दे। खाद क्या होता है, खाद होता है आपका न्यू एलिवियल, हाँ न्यू एलिवियल सॉइल, और इसमें ये सबसे ज्यादा क्या फर्टाइल होता है, और इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है आपका इसका, सबसे ज्यादा कंटेंट होता है आपका पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड और लाइम का। वेयर है जो भांगर होता है वो जो पुराना हो गया होता है थोड़ा, हाँ तो आज जो आपका भांगर होता है वो होता है आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसमें जो कि लेस फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू न्यू एलुवियल सॉइल। और खादर क्या होता है, मोर फर्टाइल होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। जो खादर होता है वो रिवर बेसिन के, मतलब जो आपका रिवर बॉडी है, रिवर है, रिवर बेसिन के जस्ट सामने, मतलब रिवर बॉडी के जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है। वेयर जो भांगर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा उससे थोड़ा पीछे अवेलेबल होता है। रीजन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स जहां पे पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टास ऑफ, अच्छा जो डेल्टास बनते हैं वो तो आपकी जो रिवर होती है, जो वाटर रिवर्स होती हैं उनसे बनता है ना, माइक ऑन है ना, ठीक है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इसके जो रिवर डेल्टास होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ओके भैया, ये है आपके हिमालयाज, यहाँ से आपकी नदी जाती है, नदी के ठीक बगल में होता है आपका खादर, उसके बगल में होता है आपका भांगर, उसके बगल में होता है आपका तराई रीजन, ये भी फर्टाइल होता है, और उसके बाद आता है आपका भाबर। ये इसके बारे में उतना कोई नहीं पूछता है, मेनली इन दोनों के बारे में ही आता है, ठीक है ओके। अब चलते हैं हम ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, पहली बात तो रेगर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल, और ये कहां प्रेजेंट होता है आपके प्लेट्यू रीजन में, कहां प्रेजेंट होता है आपकी प्लेट्यू रीजन में। ओके ओके, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब एक आपका होमवर्क है, एक होमवर्क तो दे सकता हूं मैं, दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, आप मेरे को बताओगे, साइंस के सब स्टूडेंट हो, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। एसएसटी में आप इनको बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन एसएसटी में आप इन चीजों को याद करते हो, लेकिन साइंस में आप क्या होता है इन चीज को समझते हो। जिसको पता है, अगर नहीं पता है तो गूगल करके पता लगाना, और पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो किससे फॉर्म होता है, वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक से इन डेक्कन प्लेट्यू। क्लेई नेचर होता है और मॉइस्चरस रिटेंटिविटी होती है इसकी, क्या होती है, मॉइस्चरस रिटेंटिविटी होती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, इसमें ये रिच होता है। पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट, सो लेस सोल्यूबल फॉर सम क्रॉप्स। अच्छा अच्छा, देखो किस किस में रिच होता है ये याद होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाश में और लाइम में। तो लेकिन फॉस्फोरस में ये पुअर होता है, तो जिस क्रॉप को फॉस्फोरस की जरूरत होती होगी उस वो क्रॉप इसमें नहीं उग पाएगी, तो इसलिए क्या लिखा है, लेस सूटेबल फॉर सम क्रॉप। आइडियल फॉर कॉटन, कॉटन उगता है इसमें, याद रखना, कॉटन इज द मेजर क्रॉप जो कि ब्लैक सॉइल में उगती है। ऑल्सो सपोर्ट व्हीट, ज्वार, लिंसीड्स, शुगर केन, ये चीजें भी यहाँ पे उग जाती, इस सॉइल पे उग जाती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, कौन से रीजन में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3-4 स्टेट याद रख लो, 2-3 स्टेट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में तो आपको याद रहेगा ही, डेक्कन प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश भी याद रख लेना, गुजरात, इतना ये 3 स्टेट आप याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। रेड एंड येलो सॉइल कौन सा है, ये है आपका उसका कलर, रेड एंड येलो सॉइल का ऐसा कुछ कलर होता है, ठीक है, ऑरेंजिश सा कलर होता है रेड एंड येलो सॉइल का। डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन लो रेनफॉल एरियाज, कहां प्रेजेंट होता है, लो रेनफॉल एरियाज में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कहां पे प्रेजेंट है, वो भी बताना कमेंट में। अपीयर्स रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन रॉक्स, ये सब आपको याद करना है। क्या रेड कलर क्यों होता है इसका, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन रॉक्स। येलो इन कलर व्हेन आयरन इज हाइड्रेटेड, अच्छा जब आयरन में, जैसे जैसे आपने देखा होगा, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट देखा होगा आपने, जब आप हल्दी में कुछ भी हल्दी येलो कलर की होती है, जब भी आप उसमें बेस ऐड करते हो तो वो रेड कलर की हो जाती है। वैसे ही जो आपका रेड एंड येलो सॉइल है वो ड्यू टू ऑफ आयरन और इन क्रिस्टलाइन रॉक्स क्या होता है, उसका कलर रेड होता है, लेकिन जब उसमें थोड़ा बहुत वाटर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है तो वो येलो अपीयर करने लगता है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है। ह्यूमस क्या होता है, अभी पढ़ा था ना ऊपर, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है किसी भी सॉइल का। फर्टिलिटी इसकी जनरली लो होती है क्योंकि ह्यूमस कंटेंट ही नहीं है। कैन बी इंप्रूव्ड विद फर्टिलाइजर्स, लेकिन आप वही फर्टिलाइजर्स यूज करके तो एक्सटर्नली तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी है यार, और नहीं तो क्या। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स एंड राइस। रीजन कौन कौन से में प्रेजेंट होता है ये, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अब आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल नाम थोड़ा सा अजीब है ना इसका, मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ दिखता है। ये है आपका लेटराइट सॉइल, ठीक है। डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जिस एरिया में हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी भी बहुत तेज पड़ती होगी और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगी। कौन कौन से एरिया होंगे, सदर्न एरियाज होंगे ज्यादातर, कौन कौन से, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, ऐसे एरियाज।
और फॉर्म होता है ये सॉइल किसी मदद से ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, जो कि न्यूट्रिएंट्स को रिमूव मतलब न्यूट्रिएंट्स जो रिमूव हो जाते हैं वाटर के बाद, उसके बाद जाके ये सॉइल फॉर्म होता है। लेकिन ये रिच होता है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो काम क्या होगा इसका, मतलब कहाँ क्या क्या उगा पाएगा ये, टी उगा पाएगा, कॉफी उगा पाएगा और कैश्यू नट्स उगा पाएगा। पुअर इन ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन और लाइम और पोटाश में बहुत ज्यादा कम मात्रा होती है ह्यूमस कंटेंट इसकी, फिर से तो इसलिए इनफर्टाइल होता है और ज्यादा सुटेबल नहीं होता है क्रॉप्स के लिए। और प्रॉपर मैन्योरिंग के बाद ही जाके थोड़ी बहुत इसमें क्रॉप्स उग सकती हैं, जैसे कि टी, कॉफी और कैश्यू नट्स में मैंने आपको बता दिया। ओके भैया, अब बता दो एरिड सॉइल क्या होता है। एरिड सॉइल ये देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एरिड सॉइल, अरे कहाँ था, हाँ एरिड सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एरिड प्रेजेंट होता है आपके राजस्थान के पार्ट्स में, ठीक है। अब आ जाओ, फाउंड इन एरिड क्या होता है, फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया। एरिड का मतलब पहले मतलब जो वाटर, जहाँ पे वाटर पानी थोड़ा कम होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। सैंडी इन टेक्सचर होता है, कोई जो आपका जैसी रेत होती है, और सलाइन इन नेचर होता है। लैक्स ह्यूमस नहीं होता है इसमें बिल्कुल। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, राजस्थान जैसे एरिया में प्रेजेंट होता है। कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ फॉस्फेट्स का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, सब याद करने वाली चीजें हैं। लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। विद इरिगेशन कैन सपोर्ट बार्ले, इरिगेशन अगर आप करोगे, पानी एक्सटर्नली बाहर से इरिगेशन करोगे तो बार्ले, पल्सेस और मेज को उगा सकता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न हरियाणा और पंजाब के एरियाज में ये पाया जाता है। ऐसा इसका कलर होता है, फॉरेस्ट पे आ गया हम क्या, ये ऐसा इसका कलर होता है। और वही जैसे ये दिखा रखा है, ये शायद मेज या बार्ले उगा रखा है विद इरिगेशन। अब आ जाते हैं लास्ट सॉइल पे, जो कि है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज कवर्ड विद फॉरेस्ट। जितने भी एरियाज आपके फॉरेस्ट सॉइल का मतलब क्या हो गया, जहां जहां फॉरेस्ट होगा वहां पे फॉरेस्ट सॉइल होगा। वेरीज अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड क्लाइमेट, यानी कि ज्यादातर कहां पे प्रेजेंट होगा, जहां पे पेड़ प्रेजेंट होते हैं। प्लेन्स पे नहीं, जहां पे पेड़ फॉरेस्ट होंगे, प्लेन्स नहीं फॉरेस्ट, ठीक है। और इसका कैसा सॉइल होता है, लोमी होता है, सिल्टी होता है और वैलीज के साइड पे पाया जाता है। कोर्स एंड ग्रेनिन, अच्छा और कैसा, लोमी और सिल्टी होता है वैली के एरिया में बहुत ही ज्यादा। लोमी और सिल्टी यानी कि बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो ना, कैसे समझाऊं कि बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाने वाला होता है इस वैली के एरिया में, लेकिन ठोस होता है अपर स्लोप्स में। रिच इन ह्यूमस में ये एल्यूवियल सॉइल की तरह ही रिच होता है, बट फर्टिलिटी इसकी चेंज होती है टेरेन के साथ, मतलब जहां पे प्रेजेंट होता है जगह के हिसाब से इसकी फर्टिलिटी चेंज होती है। क्या क्या उगाने के लिए काम आ जाता है, व्हीट, मेज, बार्ले और टेम्परेचर फ्रूट, जितने जो भी टेम्परेचर फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ उगेंगे, फ्रूट्स पेड़ पे तो उगेंगे। रीजन्स क्या है, जम्मू कश्मीर सेब उगता है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेरा अपना उत्तराखंड, ठीक है। और आपके नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स में ये पाया जाता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब ये जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक मैं आपको टेबल दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इस टेबल को आप घोट के पी जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो करना है कर लो, क्योंकि ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वाला फोटो ले लिया, अब ये वाली ले लो, ठीक है। अब आपको ये टेबल चिपका लेनी है जहां भी आप चिपका सकते हो, और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है जब तक आपको सारे सॉइल के टाइप्स याद ना हो जाए तब तक। तो इसी के साथ आ गए हम अपने आखिरी स्लाइड पे, तो नहीं आखिरी हेडिंग पे। कौन सा है वो हेडिंग, और ऐसे नहीं खुश होने वाली बात तो है, चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी ढंग से पढ़ना, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन सबसे पहले तो होता क्या है, डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड वॉशिंग आउट। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जो विंड्स होती हैं, जो आपका विंड्स होती हैं, आपका वाटर होता है, उसकी वजह से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जब वो इरोड हो जाती है, जब वो खराब हो जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। आगे सिंपल सी भाषा में समझ आ गया, बिल्कुल आगे गया। सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली, यूजुअली बैलेंस्ड। अब जो जैसे जैसे सॉइल, अच्छा जब पहली लेयर वॉश आउट हो जाएगी, फिर अगर सॉइल फॉर्म होकर दोबारा उसको टॉप लेयर बना देगा, तो ऐसे साइकिल क्या चलते रहेगा। तो ये अगर बैलेंस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है, सॉइल फॉर्मेशन कम होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल खराब हो जाएगा। और नेचुरल फोर्सेस क्या है, विंड, ग्लेशियर और वाटर की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, नेचुरल फोर्सेस। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या हो सकते हैं, गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन। गली इरोजन का क्या मतलब है, गली इरोजन का मतलब है रनिंग वाटर की वजह से जो क्लेई सॉइल्स होते हैं, वो जब रनिंग वाटर की वजह से खराब हो जाता है उनका टॉप सॉइल, उसको हम गली इरोजन कहते हैं। जो डीप चैनल्स फॉर्म होते हैं, लैंड अनफिट, जो डीप चैनल फॉर्म हो जाते हैं ये आपके गली इरोजन की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, उसकी वजह से जो लैंड होता है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के, और उसे हम बैड लैंड कह देते हैं।
चंबल का एरिया पता होगा, डाकुओं का एरिया पहले था, अब तो योगी जी के आने के बाद थोड़ा सही हो गया ये तो जेन्युइनली। ठीक है, तो जो चंबल का एरिया है वहां पे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा सच ऐसे बहुत ज्यादा लैंड हैं जो कि वेटलैंड हो गए हैं और उनको हम रवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रवाइंस कहते हैं। और दूसरा क्या आता है आपका? शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? वाटर फ्लोज एट शीट ओवर अ लार्ज एरिया। पूरे एक लार्ज गली इरोजन में तो एक चैनल के थ्रू ऐसे पानी जा रहा था, शीट इरोजन में पूरे के पूरे लैंड में ऐसे, जब ऐसे पानी मतलब आता है उसकी वजह से टॉप सॉइल होता है जो वॉश आउट हो जाता है, उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। विंड इरोजन क्या होता है? जब बहुत तेज हवाएं मूव करती है हाथ की तरफ ऐसे, तो जो विंड ब्लो करती है उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? विंड इरोजन कहते हैं। सो सिंपल यार, सो सिंपल ब्रो। हाँ, अच्छा, उसके बाद आता है तीसरा मतलब इसी सॉइल इरोजन में ही पढ़ रहे हम, फार्मिंग प्रैक्टिसेस लीडिंग टू इरोजन। कौन कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है? तो उसमें क्या आता है? मेरे को लगा एसी ऑन है। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कि ब्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप, फॉर्म्ड चैनल्स फॉर क्विक वाटर फ्लो, उसकी वजह से इरोजन। जब आप प्लोइंग मतलब खुदाई करते हो या गुड़ाई करते हो, ये टर्म्स यूज होते हैं हिंदी में, अप और डाउन द हिल, अप और डाउन द स्लोप जो आप करते हो, आप मतलब फार्मर्स करते हैं, तो ये गलत मेथड है फार्मिंग का। इसकी वजह से क्या होता है? चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी फ्लो करने लगता है उस जगह में जहाँ पे सॉइल है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। तो कंजर्वेशन के क्या मेथड्स हैं सॉइल इरोजन को? काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शीट शेल्टर बेल्ट्स, ये कंजर्वेटिव मेथड्स हैं। अब या तो अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, या तो उन 6 सॉइल्स में से आपका क्वेश्चन बनता है, या तो आपका सॉइल कंजर्वेशन मेथड से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। काउंटर प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस स्लोज वाटर फ्लो। काउंटर क्या होता है? ये देखो, जब आप फ्लोइंग ऐसे करते हो, ऐसे साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज, इससे क्या होता है? वाटर क्या लिखा है? इससे क्या होता है? जो आपका स्लोज वाटर फ्लो, इसकी वजह से जो पानी का फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है और आपका जो पूरा का पूरा लैंड है उसमें क्या कहते हैं? टॉप सॉइल हटेगी नहीं। दूसरा क्या है? टेरेस फार्मिंग, स्टेप्स कट ऑन स्लोप्स रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, वेल डेवलप्ड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, जो मतलब उत्तराखंड और हिमाचल साइड का एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे आप भी अगर कभी हिली एरियाज में गए हैं तो आपने देखा होगा कैसे टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है ताकि इरोजन को रोका जा सके। और क्या आता है आपका? स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऊपर कर लूं मैं अपने आप को पहले? हाँ ठीक है भैया। स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड डिवाइड्स इनटू स्ट्रिप्स, ग्लास स्ट्रिप्स लेफ्ट बिटवीन क्रॉप्स ब्रेक द विंड फोर्स। तो जो अभी हमने किस 3 तरीके के इरोजन पढ़े ना, एक शीट इरोजन, एक गली इरोजन, एक विंड इरोजन। तो विंड इरोजन को बचाने के लिए क्या होता है? जो लैंड होता है उसके बगल में उसमें उसके बाद क्या किया जाता है? उस ऐसे क्या झाड़ सी लगा दी जाती है जिसकी वजह से जब विंड ब्लो करे तो सॉइल को यहाँ से उड़ा के पूरा वो घिसा के दूसरे जगह ना ले जाए टॉप सॉइल को। इसलिए ऐसे क्या बना दी जाती है? शेल्टर बेल्ट बना दी जाती है। ठीक है। और अच्छा, ये तो मैंने आपको शेल्टर बेल्ट बता दिया। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? लार्ज फील्ड एरिया डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, लार्ज स्ट्रिप लेफ्ट बिटवीन। अच्छा, तो ये कुछ एरिया को क्या करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग में? कुछ एरिया को क्या कहते हैं? जैसे ये लैंड है, इस कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता है, मतलब कुछ एरिया में आपका काम किया जाएगा और कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता है ताकि जब जब डिस्प्लेस हो विंड से सॉइल तो वो यहीं पे आके रुक जाए। वो मतलब बेसिकली उसके पास एक जगह हो, दूसरी जगह हो जहां पे जाके वो सेटल हो सकता है। तो इतना आपको समझ आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर आपका एक ही शॉट में खत्म होता है। प्लीज बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर, प्लीज प्लीज प्लीज। और जो मैंने एक साइंस का क्वेश्चन दिया है वो आप जरूर से नीचे कमेंट में बताना, और आपको अगले चैप्टर्स क्या चाहिए वो भी बताना। इतना कुछ बताना है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूं। धन्यवाद इतने ध्यान से मेरे को सुनने के लिए, अगर ध्यान से सुना है तो, और अगर ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा से लेक्चर देखना। धन्यवाद आपका। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।